किसी को बार बार हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम होती है तो उनको चाहिए हमको मिले अब यूनानी के अंदर आप क्या कर सकते हो। दो प्रोडक्ट हैं यूनानी के अंदर जिसको आप यूज कर सकते हैं हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सलमान नसीर और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर कम हो जाना, यानी जिसको हम आम जुबान में कहते हैं बीपी कम हो जाना, जिसको मेडिकल टर्म के अंदर हम लोग हाइपोटेंशन बोलते हैं, तो ये क्या होता है और इसकी क्या वजह होती है और इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका यूनानी में क्या ट्रीटमेंट है। बहुत ही हेल्पफुल ये क्लिप होंगी दोस्तों, इसलिए अभी से कर दीजिए इस क्लिप को लाइक, चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ से जुड़े कंटेंट हम लोग ऐसे प्रोवाइड करते रहते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाइपोटेंशन किसको बोलते हैं। मेडिकल साइंस के अंदर मायो क्लिनिक नाम का एक बहुत ही ऑथेंटिक जो साइट है, उसके मुताबिक जब ब्लड प्रेशर जैसे कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, तो जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि नॉर्मली 120 रहना चाहिए वो हो जाता है सिर्फ 90 पर, ठीक है। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि कम से कम रहना चाहिए 90 नॉर्मल, वो हो जाता है 60 यानी 60। यानी कुल मिला के 90/60 अगर किसी का ब्लड प्रेशर आता है तो अकॉर्डिंग टू मायो क्लिनिक से उनके मुताबिक ये हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाना कहलाता है, आम जुबान में बीपी कम हो जाना। अब इसके कुछ प्रकार होते हैं दोस्तों, कुछ वजह होती हैं, कुछ प्रकार करेंगे तो इसके टाइप्स के जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन यानी जिसको पोस्चरल हाइपोटेंशन भी बोलते हैं हम लोग। ये सडन कोई इंसान खड़ा है, अचानक से उसको गशी आ जाती है, चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। इसमें बहुत सारे जो हाइपोटेंशन है जैसे प्रेगनेंसी वगैरह का है वो भी इंक्लूड होता है। इसके अलावा दूसरी जो टाइप्स है उसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन। इसमें कॉमनली आपको समझ में आया, नाम से समझ में आया कि खाने के बाद कुछ देर के बाद इंसान का बीपी कम होना एक प्रॉब्लम होती है, जिसको पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन कहा जाता है। तीसरी न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन, इसमें स्ट्रेस वगैरह का भी इंक्लूड किया गया है। इसके कुछ टाइप्स हैं, आपको मैं बता दूं, जैसे कि गिड्डीनेस यानी चक्कर आना या फेंटिंग गशी आना जिसको कह सकते हैं। उसके अलावा धुंधला दिखना, ब्लड विजन जिसको हम लोग कह सकते हैं। साथ ही कमजोरी, ट्रबल ऑफ कंसंट्रेशन, और इसके अलावा दोस्तों नौशिया, ये इसके कुछ जनरल सिम्टम्स हैं जो कि दिखाई दे सकते हैं। बात करेंगे ब्लड प्रेशर कम क्यों हो जाता है यानी हाइपोटेंशन। दोस्तों हाइपोटेंशन एक ऐसा प्रॉब्लम है कि उसका एक एग्जैक्ट वजह या कॉज हम नहीं बता सकते, बहुत सारी वजह होती है। अगर किसी को बार बार हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम होती है तो उनको चाहिए कि एक अच्छे फिजिशियन से या फिर कार्डियोलॉजिस्ट से ओपिनियन जरूर ले लें, क्योंकि मैं जो वजह बता रहा हूं या कॉजेस की हम बात कर रहे हैं या असबाब की हम बात कर रहे हैं हाइपोटेंशन की, उसके अंदर कार्डियक रिलेटेड या कार्डियक वॉल यानी दिल की जो वॉल होती है उसके रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके बायस हाइपोटेंशन होता है। साथ ही प्रेगनेंसी में भी हाइपोटेंशन बहुत कॉमन है, और 24 वीक जो है पहले, तो उसके अंदर ये कॉमन होता है। साथ ही दोस्तों कुछ ऐसी मेडिकेशंस कुछ ऐसी दवाइयां हैं, इतना टाइम नहीं कि मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी दवाइयां हैं, बट आप याद रखें कि सम मेडिकेशंस दैट जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है। इसके अलावा ब्लड का कम होना, इसकी वजह से भी हाइपोटेंशन हो सकता है। खून की कमी जिसको हम लोग एनीमिया कहते हैं, ब्लड कम अगर है उसकी वजह से भी हो सकता है। आम जिस्मानी कमजोरी की वजह से भी ब्लड जो है ब्लड प्रेशर कम हो सकता है यानी हाइपोटेंशन हो सकता है। इसके साथ ही बहुत ही कॉमन जो वजह है वो है डिहाइड्रेशन, यानी कि खिल्लत मां हम इसको यूनानी में बोलते हैं, या जैसे हम देखते हैं लूज मोशन में ब्लड प्रेशर जो कम हो जाता है, इसकी वजह क्या है, डिहाइड्रेशन वजह होती है। तो डिहाइड्रेशन जब भी बॉडी में होगा, बहुत सारी कंडीशन में बॉडी के अंदर पानी कम हो जाता है जिसको हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं, तो ऐसे में ब्लड प्रेशर कम होने के चांस होते हैं। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रेस, एंजाइटी
और दिमाग से रिलेटेड कुछ ऐसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से भी ये यानी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। किसी को एक कॉमनली जहां तक कि मैंने प्रैक्टिस में देखा कि बहुत सारे लोगों को जब बीपी उनका चेक किया जाता है तो कम होता है, तो ऐसे में आप समझ जाइए कि उनका हमेशा उतना ही रहना उनके लिए वो नॉर्मल ही रहता है। यानी ये जेनेटिक्स भी इसको कह सकते हैं, यानी खानदानी हो सकता है, किसी को अपने पूर्वज से मिला होगा ऐसा। और इस तरह साथ ही दोस्तों हार्मोनल्स प्रॉब्लम की वजह से भी, जी हाँ, हार्मोनल्स में वैसे तो बहुत सारे एंडोक्राइन सिस्टम अगर हम देखेंगे, ऐसी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें भी हाइपोटेंशन के चांस यानी ब्लड प्रेशर के कम हो जाने के चांस होते हैं। तो ऐसे हार्मोन से रिलेटेड भी बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें बीपी कम हो जाता है। इसलिए मैं पहले शुरुआत में बोला कि बीपी कम होना या हाइपोटेंशन किसी एक वजह से नहीं होता, इसकी बहुत सारी वजह होती है। तो अब इसमें जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि बहुत सारी कंडीशन का जो रिलेशन है वो दिमाग से है, किसी का दिल से है, किसी का लीवर से है, किसी का कुछ और प्रॉब्लम, जैसे कि अभी आपने सुने हार्मोन्स। अब हार्मोन्स बोले तो बहुत सारी ग्लैंड से सिक्रेशन होता है हिस्सा, चाहे पैंक्रियाज में हो, चाहे दोस्तों एनाफिलेक्टिक शॉक, एलर्जिक रिएक्शन जिसको आ जाए, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, जो एनाफिलेक्टिक शॉक होते हैं उसके अंदर भी बीपी कम हो जाती है। और जहां तक कि मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा, जिन लोगों को एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है यानी हार्ट आता है, ऐसे में भी बहुत सारे कंडीशन में ऐसा देखा गया है, तो उनकी ब्लड प्रेशर जो है तो बहुत सारों की कम हो जाती है। मैक्सिमम मैंने जहां तक के देखा कम हो जाती है। देखिए हार्ट अटैक आने के अंदर जरूरी नहीं कि बीपी बढ़े हुआ मिले, बहुत सारों की कम भी हो जाता है। मैंने खुद अपने कंडीशन आईसीयू के अंदर देखा ऐसे पेशेंट की कंडीशन की, उसमें बीपी उनका बहुत डाउन हो जाता है और ऐसे में उनका बीपी ऊपर लाने की यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़े यानी कम से कम एटलीस्ट वो नॉर्मल हो, इसकी बहुत कोशिश की जाती है। तो अगर वो कोशिश हुई यानी ब्लड प्रेशर ऊपर आया है, नॉर्मल हुआ है, तभी आगे के जो भी थ्रोम्बोलाइसिस वगैरह के जो इंजेक्शन होते हैं तो वो इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेस वगैरह जो आपने नाम सुने होंगे वो जब दिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि बीपी नॉर्मल रहना चाहिए। मैंने एक दो प्रैक्टिस में ऐसे एक दो केस प्रैक्टिस में देखा कि वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हुआ जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ तक हो गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सोचने वाली बात है कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना बढ़ना चाहिए और ना कम होना चाहिए, कम होना भी। तो जो कॉज है, जो वजह है, उसकी अपने डॉक्टर की निगरानी में हम ट्रीटमेंट करेंगे। और साथ ही अब यूनानी में क्या हो सकता है, देखिए स्पेशली यूनानी के अंदर ऐसा कोई लाइन ऑफ जो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो कोई स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि मैं पहले से कहते आ रहा हूं कि यूनानी के अंदर जो सिस्टम यूनानी सिस्टम है वो बहुत हिकमतों से भरे हुआ है। ऐसा नहीं होता है कि बस ये बीपी कम होने की ये दवा, बीपी बढ़ जाए तो ये दवा, शुगर की ये दवा, नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है जो मार्केट में कॉमनली देखे जा रही है। ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्ट कॉज मालूम होने के बाद आज जितनी भी रिसर्च और जितनी मेडिकल साइंस के अंदर फैसिलिटीज हैं, इतने सारे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, ईसीजी, ईईजी, जितने भी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, हम सारे इन्वेस्टिगेशन का सहारा लेकर वजह मालूम करके अगर हमको समझ में आता है, एक एक्सपर्ट यूनानी डॉक्टर अगर आपको सही अच्छे से गाइड करता है तो आपको काफी फायदा हासिल होगा। लेकिन आपको मैं कह रहा हूं कि आप इस वक्त मेडिकल साइंस की रिसर्च के बाद जो लोग अच्छे से डिग्री लेकर, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है सबसे बेस्ट मेरी नजर में, फिजिशियन है, उनका मशवरा लें। अगर आपको लगता है ये कॉमन चीज है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ऐसे में ही आप यूनानी ट्रीटमेंट करें। आप इमरजेंसी या क्रिटिकल कंडीशन में बिल्कुल यूनानी पे आप टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि यूनानी आपको हेल्प करती है, लेकिन कब, जब क्रोनिक कंडीशन होती है और कोई भी चीज जब सामान्य होती है, जब उसका इलाज पॉसिबल होता है तभी करें। अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि यूनानी एक हिकमत से भरी पैती है जो कि हिकमत के तहत ही चलती है, और इसमें आप अपना वक्त को बर्बाद करेंगे, यूनानी को फिर बाद में दोष देंगे। यूनानी की कोई गलती नहीं है उसमें, आपको सही गाइड करने वाला मिला नहीं। लेकिन हम लोग को क्या होता है, सही गाइड करने वाला कोई मिलता नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फुजूल में सामने वालों को परेशान करते रहते हैं। तो बेहतर ये है कि एक अच्छा गाइड हमको मिले। अब यूनानी के अंदर आप क्या कर सकते हो, दो प्रोडक्ट है यूनानी के अंदर जिसको आप यूज कर सकते हैं। हाइपोटेंशन की शॉट लिक्विड के जैसा होता है, आप समझ लिया आसानी से। और अंबर इसके मेन इंग्रेडिएंट्स या फिर उसके जो मेन अज्जा है, जो जड़ी बूटी मेन है, उसकी वजह से नाम रखा गया है अर्क अंबर। बहुत ही जबरदस्त यूनानी की क्लासिकल मेडिसिन है। आप एक चाय का जो कप होता है, लगभग 30 से 50 ml के लगभग आप इस लिक्विड को एक टाइम यूज भी कर सकते हैं। और बाकी सिचुएशन के भी आपकी रहनुमाई के लिए हम लोगों ने
व्हाट्सएप के एक नंबर आप जो देख रहे हैं इसको शो कर रहे हैं हम लोग, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम, आप इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करें अपना नाम और आपकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में। हम लोग आपको जो भी हमारा टाइम एडजस्ट होगा हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। क्लिप आपने यहां तक देखिए, आपको आई होप को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक जरूर बनता है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंटेंट डॉक्टर रुबल कौर और मैं यहां से प्रोवाइड करते हैं। और फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपनी सेहत का अपना खूब ख्याल रखें।